प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 40 अंक का जो आपका लिखने वाला पार्ट है वो हम करेंगे। लिखने वाले पार्ट में हमें प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने हैं। आपके पास प्रश्न होंगे और उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। 40 नंबर MCQ है, तो 80 नंबर में ये पेपर है। तो 40 नंबर MCQ और 40 नंबर आपका लिखने वाला पार्ट होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें और लिखने का है जो तरीका है उसको थोड़ा सा जानें। चैप्टर की समरी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, कविताओं की जो सार है उसको अच्छे से पता होना चाहिए, बस आप आराम से प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। तो आइए हम इस 40 अंक के पाठ को कर लेते हैं। इसमें गद्य पाठ है, जो हमारे जो क्षितिज पुस्तक है हमारी, उसमें जो गद्य पाठ हैं उन सब में से प्रश्न आएंगे। उनमें से हमने कैसे प्रश्नों को उत्तर देखना है वो हमने करना है, ठीक है। तो इसमें देखो, पहला ही प्रश्न है, भक्त जी की पतोहू अपने भाई के साथ वापस क्यों नहीं जाना चाहती थी। तो ये देखिए बच्चे, ये प्रश्न बाल गोविंद भक्त में से है। पाठ आपने पढ़ा है तो आंसर फटाक से दिमाग में आएगा। वो नहीं जाना चाहती थी क्योंकि अपने ससुर को वो इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो उनकी सेवा करना चाहती थी और उनका ध्यान रखना चाहती थी, इसलिए वह अपने भाई के साथ वापस नहीं जाना चाहती थी। उसको चिंता थी कि उनके ससुर का ध्यान कौन रखेगा, और उसकी इच्छा भी थी कि वह अपने ससुर के साथ रहकर उनके भोजन आदि का प्रबंध और उनकी सेवा कर सके। ये पाठ में से ही आंसर ऐसे हमने ढूंढना है। सेकंड क्वेश्चन है, यदि हालदार साहब की कैप्टन की मृत्यु के पश्चात मूर्ति पर चश्मा लगा नहीं मिलता तो उनके मन में किस प्रकार का भाव आता। ठीक है, तो वो ये है, नेताजी का चश्मा पाठ है ना, उसमें से ये प्रश्न है। तो आपने इसमें प्रश्न को पहले समझना है ध्यान से। जितना ध्यान से प्रश्न को समझोगे उत्तर उतना ही क्लियर आपके दिमाग में आएगा। तो इसमें क्या है, पाठ के अनुसार, यदि हालदार साहब को कैप्टन की मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा नहीं मिलता तो उनका यह भाव विश्वास में बदल जाता कि वर्तमान समय में लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना नहीं रही है। समाज में देशभक्ति और देशभक्त दोनों का स्थान है जो संकुचित होता जा रहा है, मतलब कम होता जा रहा है। तो ये उनका भाव होता है, ठीक है। आगे देखिए, लखनवी अंदाज में से है, लेखक का नवाब साहब नई कहानी के लेखक किस प्रकार लगे। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। तो लखनवी अंदाज हमने पाठ पढ़ा है, उसमें लेखक ने जब नवाब साहब को खीरे के उन फांकों को बिना खाए ट्रेन के खिड़की से बाहर फेंकते हुए देखा तो उसे लगा कि नवाब साहब ने खीरे को केवल सूंघने मात्र से ही अपना काम चला लिया है। इस प्रकार नई कहानी का लेखक भी बिना किसी विषय, घटना आदि के द्वारा ही कहानी की रचना कर लेता है। लेखक को इस अर्थ में नवाब साहब के नई कहानी के लेखक लगे, ठीक है, क्योंकि वो नवाब साहब को देखकर ही तो प्रेरित हुए थे कहानी लिखने के लिए, तो इसलिए उनको वही लेखक लगे। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है। आगे देखिए, चौथा प्रश्न में है वो, बिस्मिल्लाह खां के जीवन में संगीत को समृद्ध करने वाले व्यक्तियों एवं घटनाओं का उल्लेख करना। समृद्ध करना मतलब और बढ़ाना। संगीत तो वो चाहते थे, लेकिन कौन से लोग थे जिन्होंने उनके इस संगीत को आगे बढ़ाने में मदद की है, कुछ ना कुछ सहायता की है, वो उनके बारे में हमने बताना है। तो हमने इसमें बहुत सारे नाम पढ़े थे, रसूलन भाई, बतूलन भाई, मामूजान अली खां, नाना कुलसुम हलवाइन, अभिनेत्री सुलोचना, ये सारे हमने नाम पढ़े थे पाठ में, जब हम पाठ पढ़ा था हमने। तो इन्हीं ने सभी ने उनको कहीं ना कहीं संगीत में है जो वो समृद्ध करने में इन लोगों ने उनकी सहायता की है। और इन घटनाओं का मतलब उनकी जो छोटी छोटी घटनाएं थी उनका इसमें उल्लेख किया है, ठीक है। आगे देखिए बच्चे, हमारे ये क्षितिज में से ही पद्य पाठ मतलब कविताएं, पद्य मतलब कविताओं में से हमने 3 प्रश्न लिखने हैं, 3 प्रश्न 6 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न है, उत्साह कविता के आधार पर बादलों का दूसरा पक्ष बताइए। हमने उत्साह कविता पढ़ी है, उसमें से बादलों का दूसरा पक्ष क्या है। एक पक्ष क्या बताया था कवि ने, दूसरा पक्ष क्या बताया था। बादलों का एक पक्ष यदि यह है कि वर्षा करके लोगों का नया जीवन प्रदान करते हैं, ये पक्ष था उनका एक था। तो दूसरा पक्ष यह भी है कि उनके अंदर विध्वंस, विप्लव, विनाश छिपा हुआ है ताकि नवीन जो सृष्टि का निर्माण हो सके। इस प्रकार कवि ने एक और बादलों को नया जीवन प्रदान करने वाला माना है, दूसरी ओर विनाशकारी भी कहा है। तो दोनों ही पक्ष उन्होंने सामने रखे हैं।
आगे देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर मातु पितहि जनु सोच बस करसी महेश किशोर पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए बीच में से ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया गया है, बीच में से पंक्ति उठा ली गई है। तो इसमें क्या कहा गया है, इस पंक्ति का अर्थ बताना है कि लक्ष्मण की जो व्यंग्यपूर्ण बातें थी वो सुन सुन करके परशुराम का क्रोध बढ़ने लग जाता है और वो लक्ष्मण को चेतावनी देते हैं, अरे राजकुमार तू अपने माता पिता के विषय में सोचकर स्वयं को वश में कर ले, अर्थात यदि मैंने क्रोधवश तेरा वध कर दिया तो तेरे माता पिता की दशा है जो वो चिंतनीय हो जाएगी। तो इसका अर्थ यह होगा। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है, संगतकार कविता के आधार पर संगतकार किस प्रकार के व्यक्ति का प्रतीक है। संगतकार कविता है जो उसमें हमने देखना है कि संगतकार किस प्रकार के व्यक्ति का सिंबल है, प्रतीक है। यह ऐसे व्यक्ति का जो स्वयं पृष्ठभूमि रहकर में संबंध व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधार यही रहता है, उसके सर्वाधिक प्रभावी व्यक्ति की सफलता में हर संभव सहयोग करता है। जो सफल व्यक्ति होता है उसके साथ होता है, उसकी सफलता के लिए हर प्रयास करता है। और संगीत के कार्यक्रम की प्रस्तुति के दौरान संगीतकार मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर उनके गायन को प्रभावी व सफल बनाता है। जो सफल संगीतकार होता है ना, उसके साथ जो खड़े होते हैं गाने वाले वो संगीतकार होते हैं। ठीक है, ये इसका तीसरे का उत्तर हो जाएगा। आगे चौथे का हमारा उत्तर है, इसमें सूरदास के पद में से लिया गया है। सूरदास के पद के आधार पर कृष्ण भक्ति को महत्व बताने के लिए किन किन प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर सूरदास के पद के में पूछा गया है क्वेश्चन। तो सूरदास के पद के आधार पर गोपियों ने कृष्ण का भक्ति का महत्व बताने के लिए प्रेम, नदी, गुड़, हारिल की लकड़ी आदि प्रतीकों का प्रयोग किया है, जिनके माध्यम से वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि कृष्ण भक्ति ही इस सांसारिक भय जो भव बाधा है उसको पार करने का एक साधन है। तो इसमें सूरदास जी ने इन बातों के बारे में बताया है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन है, इसमें से आप 3 कोई भी कर सकते हो। और इसके आगे हम कविता हमारा पाठ हो गया है। इसके बाद जो हमारी कृतिका है, कृतिका में से भी अभी हम करेंगे। आगे हमारी कृतिका पुस्तक है ना, जब उसमें से भी 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कृतिका पुस्तक में से 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर में आएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है। कृतिका वाले पुस्तक जो पाठ है उनकी समरी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, प्रश्न आप आराम से बना सकते हो, उत्तर बना सकते हो। तो थोड़ा लिखने का है जो वो तरीका ध्यान रखना है, जो पूछा गया है वही लिखना है। बहुत सारे बच्चे पूरे पाठ की समरी ही उसमें डाल कर आ जाते हैं, वो आंसर नहीं बनता है। जो पूछा है उसको ही लिखना है। जरा कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, उदाहरण आपको मिल जाएगा। पहला ही प्रश्न है इसमें, मनुष्य अंधाधुंध वृक्षों की कटाई तथा नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है, पहाड़ों का पर्यटन स्थल बनाकर प्रदूषण फैला रहा है, मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति को अत्यधिक नुकसान पहुंचा रहा है, इसे रोकने से आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए। तो इसका उत्तर हमने देना है। तो इसमें पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि आज ये जो है ये वृक्षों की कटाई हो रही है, उसके कारण क्या क्या नुकसान हो रहा है, वही इसमें पूछा गया है कि इसके पाठ के आधार पर आपने बताना है। तो आज की पीढ़ी है जो स्वार्थपरक हो गई है, वह प्रकृति को अनेक प्रकार से हानि पहुंचा रही है। इस तरीके से विचार आप अपने मन में ला करके इसको लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हूबहू पाठ से ही उठाने हैं, पाठ से भी उठाइए, लेकिन क्वेश्चन है जो उसका आंसर आपका सही होना चाहिए। ये ना हो कि पूछा उसने प्रदूषण के बारे में है, आपने कुछ और वहाँ पर लिखना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आपने इस प्रश्न का उत्तर बड़े ध्यान से देना है। तो बर्फ़ का गिरना कम होता जा रहा है, ये नुकसान हो रहे हैं, प्रदूषण में वृद्धि होती जा रही है, प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ लगाना है, ठीक है, कूड़ा करकट नदियों में बिल्कुल नहीं डालना है, अधिक से अधिक पर्यटन स्थल नया बनाए और विकास है जो उसका करते रहें, ताकि और प्रकृति का भी ध्यान रखते रहें। तो ये सारी बातें हैं जो इस प्रश्न का उत्तर बन जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, सेकंड है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं तथा प्रकृति के करीब हैं। बच्चे शारीरिक खेल खेलते हैं, अपने परिवार के साथ घुल मिलकर रहते हैं। माता का अंचल पाठ में ग्रामीण परिवेश के चित्रण को दर्शाते हुए पाठ के आधार पर शहरी और ग्रामीण जीवन को में बिल्कुल अंतर स्पष्ट करना है। बिल्कुल आसान है। आप अपना जीवन और अपने आस पड़ोस में कोई शहर में रहता है या आप गांव में रहते हैं, कोई शहर में रहता है, आप इस तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंस है वो बता सकते हैं। ठीक है, ये माता का अंचल पाठ है जो उसमें से लिया गया है।
आगे तीसरा प्रश्न है, हिरोशिमा की घटनाओं के बारे में सुनकर उनके कुप्रभावों को प्रत्यक्ष देखकर भी विस्फोट का भोक्ता नहीं बन पाया। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और कैसे महसूस किया। ये पाठ में से ही प्रश्न बने हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान से इनको समझना है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो इसमें क्या है, भोक्ता होता है भोगने वाला, मतलब जिसने भोगा हो, महसूस किया हो, या जिसके साथ कोई घटना घटी हो, वो होता है भोक्ता। ठीक है, उसको भोक्ता की जगह पर हम भोगने वाला भी बता सकते हैं, कह सकते हैं, सेम ही हैं दोनों चीज़ें। तो ये हमारा कृतिका का पाठ हो गया, लिखने वाला हिस्सा है जो। आगे देखिए, जो हमें लिखना है उसमें हमारे पास आ जाएगा अनुच्छेद 6 नंबर का। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास पत्र है जो, वो आएंगे। पत्रों को मैंने 2 पत्र हैं ये ऐसे लिए हैं, दोनों में जो आपकी रूपरेखा है पत्र की वो आपको पता चल जाएगी। इस तरीके से आपको लिखना है। अगर इसमें देखिए बच्चे, इसमें आप सौरभ श्रीवास्तव हैं, अगर ऐसे आपके पास पत्र आ रहे हैं ना, तो आपने अपने आप को सौरभ ही मान लेना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो पत्र में 1 नंबर आपका पीछे से लास्ट वाला है जो वहाँ पर कट जाता है। तो आपने इसको एज इट इज मानना है। तो आपने एंड में पत्र बंद करते समय सौरभ श्रीवास्तव ही लिखना है। अगर वो एड्रेस देते हैं उसी एड्रेस का आपने यूज करना है। तो ये पत्र का प्रारूप है, दोनों ही पत्र दिए हैं इसमें, दोनों को ही ध्यान से समझना है। ठीक है, ये आपके दोनों पत्र हैं। इसके बाद हमारे पास लिखने वाले पार्ट में क्या होगा वो देखिए ज़रा। ईमेल लेखन होगा और उसके अलावा वो होगा ईमेल लेखन के अलावा इसमें विज्ञापन होगा और विज्ञापन के साथ ही एक शोक संदेश होगा। ईमेल लेखन के ऑप्शन में ना एक तो ये आएगा सवृत है जो बायोडाटा है वो आएगा, या तो आपको सवृत लिखना है या आपको ईमेल लेखन लिखना है। तो सवृत लिखने में बहुत लंबा होता है, इसको अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको छोड़ देना है। ईमेल आसान है, उसको आप आराम से लिख सकते हैं। ये ईमेल का प्रारूप है कि आपने इसको कैसे लिखना है। ईमेल मैंने पहले भी करवाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। और अगले क्वेश्चन में जो हमारी ये है संदेश है और इस संदेश के साथ ही विज्ञापन है, इनमें से आपको एक करना है, दोनों में से 4 नंबर में आएगा, या संदेश करो या विज्ञापन करो। विज्ञापन इजी होता है, विज्ञापन आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको संदेश इजी लगता है तो आप संदेश भी आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका प्रारूप है एक संदेश लिखने का और एक विज्ञापन का। आपने इस तरीके से इसमें करना है। ठीक है, ड्राइंग बना सकते हो सुंदर सा, उसमें अच्छे से लुभावने शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। तो ये आपका विज्ञापन और संदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, इसमें ये सवृत है जो वो बताया है मैंने कि सवृत को कैसे लिखना है। आपने इस तरीके से आपने सवृत को लिखना है। जो उन्होंने नाम दिया है ना, आपने वही नाम यूज करना है, उन्हीं के आधार पर आपने अपना बायोडाटा बनाना है। ये ना हो कि नाम अपना लिख दो और फिर वो गलत हो जाता है। तो आपने दिए हुए नाम को ही यूज कर करके आपने बायोडाटा बनाना है। इस तरीके से आपने इसमें करना है। इसी के ऑप्शन में ईमेल लेखन है, आपको जो अच्छा लगे या इजी लगे आपने वो कर देना है। ये नंबर इतने आसानी से मिलते हैं, इनमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है बस, और कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से आप इसको कर सकते हो। तो ये हमारा 40 नंबर का पार्ट था जिसमें मैंने निबंध नहीं करवाया है, आप निबंध कर सकते हो उसमें 6 नंबर का। बाकी हमने 34 नंबर के पार्ट को इसमें हमने पढ़ लिया है। तो बच्चे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो इसी तरीके से आप इन वीडियो को देखते रहें तो आपकी हिंदी है जो इतने अच्छे नंबर आएंगे कि आपको ये लगेगा कि हाँ, हमने तैयारी कम की थी फिर भी अच्छे नंबर आ गए। तो आपने तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है, सोच समझ कर करनी है कि जो पूछा गया है वो बताना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पूछा कुछ गया है बता कुछ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, पूरा ही क्वेश्चन का आंसर है वो गलत हो जाता है। तो कम से कम ये ध्यान रखें कि प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है। अगर आपको ये समझ में आएगा तो आप आंसर भी आराम से कर सकते हो। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।